वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित सील वजूखाने को छोड़कर शेष अन्य हिस्से का सर्वे जारी है। एसआई की टीम ये सर्वे कर रही है। ज्ञानवापी में एसआई की टीम बिना मशीनों के प्रयोग से ही पूरे परिसर का नक्शा शीट पर उतारा है। उधर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एसआई की 64 सदस्यीय टीम में 34 लोग आज ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से गौदौलिया से चौक तक जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है। दर्शनार्थियों को केवल दोनों तरफ से दर्शन के लिए बैरिकेडिंग से जाने की अनुमति है। बांस फाटक पर रास्ता बंद है, केवल ज्ञानवापी से आने की अनुमति है, जाने की अनुमति नहीं है। ज्ञानवापी परिसर में एसआई की टीम के सर्वे के बीच सुरक्षा कर्मियों के साथ एसीपी चिनप्पा ने मार्च किया। बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे तक ये सर्वे किया जाएगा। इसके बाद जुमे की नमाज के लिए सर्वे को रोक दिया जाएगा। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे के लिए दिल्ली, पटना, आगरा और दूसरे शहरों से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। इस बार सर्वे टीम में करीब 50 सदस्य होंगे। प्लान के मुताबिक एक हफ्ते में सर्वे का काम पूरा कर लेने की तैयारी है। सर्वे में आईआईटी के वैज्ञानिक भी मदद करेंगे। वहीं हाई अलर्ट के बीच ज्ञानवापी और शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी फोर्स उतारी गई है। तय हुआ कि सर्वे टीम में शामिल होने वाले सदस्यों को बाहर से बुलाने में समय लगने को देखते हुए शुक्रवार से सर्वे शुरू किया जाएगा। बैठक के बाद डीएम ने कहा कि एसआई ने शुक्रवार से सर्वे शुरू करने के लिए सहयोग मांगा है। सर्वे टीम को हर संभव मदद दी जाएगी। सर्वे में एसआई की मदद आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के वैज्ञानिक की टीम करेगी। वैज्ञानिकों की टीम ज्ञानवापी में जमीन के अंदर छिपे तथ्यों का पता लगाएगी। सूत्रों के मुताबिक बीते 24 जुलाई को ज्ञानवापी में 5 घंटे रहने के दौरान एसआई की टीम ने टोपोग्राफी करके सर्वे का जो खाका खींचा है उसमें चरणबद्ध तरीके से सभी तकनीक का उपयोग करके सबूत जुटाए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर न्याय विभाग की समीक्षा की और प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में सरकारी विभागों के लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण अति आवश्यक है। इससे विभागों के कार्य प्रभावित होते हैं। इसके दृष्टिगत शासकीय अधिवक्ताओं के अतिरिक्त विशेषज्ञ अधिवक्ताओं का पैनल बनाएं और न्यायालयों में प्रभावी पैरवी के लिए उन्हें नियुक्त करें। इन अधिवक्ताओं की एक फीस भी निर्धारित करें। योगी ने कहा कि आमजन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 10 जिलों में महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट में एकीकृत न्यायालय परिसरों का विकास किया जा रहा है। इनमें से जिन जनपदों में भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है उनके भवन के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ करें। साथ ही जिन जनपदों में अभी भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ है वहां भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए बने 220 करोड़ के कॉर्प्स फंड को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया जाए। यह फंड असामयिक मृत्यु होने वाले अधिवक्ताओं के परिजनों के लिए आर्थिक संबल बनेगा। उन्होंने कहा कि सभी न्यायालयों में पार्किंग की समुचित व्यवस्था करें। साथ ही न्यायालयों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें। कोर्ट की परिकल्पना को साकार करने के लिए न्यायालयों के डिजिटाइजेशन के कार्य में तेजी लाएं। सीएम योगी ने कहा कि सुदृढ़ न्याय व्यवस्था सुशासन का आधार है। इसके दृष्टिगत ग्राम न्यायालयों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आमजन को सस्ता, सरल, सुलभ और त्वरित न्याय तहसील स्तर पर ही मिले, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों के शोधार्थियों के राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि शोधार्थियों को ब्लॉक में विकास की नई संभावनाएं निकालने के लिए रखा गया है। शोधार्थी बिना किसी बंधन के आजादी से कार्य कर सकते हैं। सीएम के नेतृत्व में विकास खंडों में विकास की गति तेज होनी चाहिए। सभी शोधार्थियों को नई ऊर्जा, उत्साह और सोच के साथ निरंतर कार्य करना होगा। ब्लॉक को कर्म क्षेत्र मानते हुए गांव में आम जनमानस को राज्य सरकार की योजना का पूरा लाभ दिलाने का प्रयास करें। विकास खंडों में महिलाओं, बच्चों सहित अन्य वंचित समुदायों के जीवन में बदलाव के लिए कार्य करें। इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में कार्यरत शोधार्थियों के 9 माह पूरे हो चुके हैं। शोधार्थियों से ब्लॉकों में बहुत सुधार आया है। सीएम के नेतृत्व में आकांक्षात्मक विकास खंडों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा आधारभूत संरचना के विविध मानकों पर आकांक्षात्मक विकास खंडों के समग्र विकास के लिए चयनित किया गया था। इसी के आधार पर शोधार्थियों की तैनाती की गई। शोधार्थियों की हर क्षेत्र में पहल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में नया सत्र शुरू हो गया है। 100% बच्चों का इस बार पंजीकरण
का लक्ष्य रखा गया है। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसी तरह से प्रदेश में कुपोषित बच्चों को भी राज्य सरकार की ओर से पूरा लाभ मिलना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, उन परियोजना का लाभ जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी सभी शोधार्थी कार्य करें। कि लगभग 8 से 9 महीना आपका ब्लॉक में बीत चुका है, उसमें क्या इम्पैक्ट आप लाए हैं। और जो मुझे एक फीलिंग हुई आपसे बातचीत करके कि ज़्यादातर लोगों का रोजगार के बारे में ही कहीं न कहीं किसी प्रकार से आपका ध्यान है, जबकि आप आकांक्षात्मक ब्लॉक जो सेलेक्ट किए गए हैं वो कुछ ऐसे इंडेक्सेस, ऐसे चीजें जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा है, स्वास्थ्य और पोषण है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फाइनेंशियल लोगों का पार्टिसिपेशन है। ये जो तमाम सारे पहलुओं के बारे में अध्ययन करके उन विकास खंडों को चयनित किया गया। हमारे प्रदेश में 100 विकास खंड चयनित किए गए। तो अगर आप इतने अपने आप को खोल के नहीं चलते, ऐसी 2-4 छोटी छोटी बातों पे अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि खूंटी में टांग दिया, एक खूंटी वहां पे लगाया उसके ऊपर टांग दिया, तो ये खूंटी वाली नहीं, आपको तो खोल करके काम करने की बात है, क्योंकि आप में वो बंधन नहीं है, आप में वो सारी की सारी बंदिशें नहीं है जो एक सरकारी वहां पे बीडीओ हो या ग्राम विकास अधिकारी हो, एडीओ हो या वहां का और भी हमारा एमआई का वर्कर हो, ये वो सब किसी न किसी खूंटी में बंधे हुए, वो सब के सब किसी न किसी चीज से उनको बंधनों में, उस बंधन से मुक्त नहीं है। बहुत सारे उनके ऊपर रोक लगी हुई, उनका क्षेत्र बधा हुआ है, लेकिन आप खुले हुए क्षेत्रों, ऐप बनाना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन ऐप बना के एनालिसिस करके उसको कैसे एक डिसीजन मैनेजमेंट टूल आप बना सकते हो, ताकि हम क्या डिसीजन लें उसके आधार पे, ये जो आपने देखा ये सारी चीज देखी, इसके आधार पे कैसे व्यवस्था को सुधार कर सकते हो, जिस पर्पज है उसमें क्या चीज आप कैसे इंटरवीन करोगे। तो पहला तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है डाटा कलेक्ट करना। अगर हमारे पास डाटा नहीं होता है तो हम अनइन्फॉर्म्ड, बगैर जानकारी के हम कुछ भी कर लेते हैं। तो ऐसे ही हो गया जैसे कि पहले होता था कि भाई आपने जब बीज बोना है, आपने फटाफट सब सारे के सारे बीज बो दिए। अब बीज बो दिए, उसमें कुछ जमा कुछ नहीं जमा, कुछ जमा ऐसी जगह जमा जहाँ पे वो दूसरे ने उसको खा के खत्म हो गए। तो हमने फिर उसकी लाइन में उसको बीज बोना चालू किया। फिर लाइन में बीज बोने के अलावा उसमें बहुत सारे नए नए प्रोसेस किए। तो वो जो प्रोसेस जो हम उसको उस डाटा को सही तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके हम डिसीजन लेंगे, जिससे कि अल्टीमेटली लोगों की जिंदगी बेहतर हो, लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो, लोगों की जिंदगी आसान हो। ये हम उसको इसके लिए काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यूनिसेफ इस डायरेक्शन में भी काम करेंगे कि जो आप इससे, आपने एक बड़ा अच्छा है, हमारे इतने सारे हमारे सीएम फेलोज हैं जिनके माध्यम से आपको सूचना मिलेगी, बट सूचना का उपयोग भी हमें पहले सोच लेना चाहिए, जिससे कि हम उसको आगे उसका प्रयोग कर सकें। देवरिया में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी में देरी होने से नाराज एक बेटे ने अपने ही पिता की गड़ासे से हत्या कर दी। बेटे को शक था कि उसका पिता उसकी शादी में रोड़ा बन रहा है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है। बेटे की ओर से पिता पर इस तरह का आरोप सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। पुलिस ने हत्यारोपी पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि बिहार के सिवान के घुटनी थाना क्षेत्र के गयासुर गाँव निवासी बंका राजभर लार थाना क्षेत्र के चुरिया गांव के दियारा में बटाई पर खेती करते थे। वह खेत में ही झोपड़ी डालकर रहते थे। रविवार की रात खेत में सोते समय उनकी हत्या हो गई थी। इस मामले में पुलिस अज्ञात बदमाशों पर मुकदमा दर्ज कर हत्याकांड के खुलासे में जुटी थी। घटनास्थल नदी के किनारे सुनसान इलाका दियारा क्षेत्र में था, जहां आमतौर पर बाहरी लोगों का आना जाना बहुत ही कम रहता है। शक के आधार पर पुलिस ने मृतक के छोटे बेटे धर्मेंद्र से पूछताछ शुरू की। सख्ती से पूछताछ करने पर धर्मेंद्र ने जब हत्या का राज उगला तो पुलिस भी चौंक पड़ी। धर्मेंद्र ने बताया कि उसके सभी भाइयों की शादी हो चुकी है और सभी अपने परिवार के साथ आराम से रह रहे हैं, लेकिन उसके पिता उसकी शादी नहीं होने दे रहे हैं। जब भी कहीं शादी की बात चलती है तो उसके पिता शादी में अड़ंगा डालने का काम करते थे, जिसके चलते उसको अपने पिता से काफी नाराजगी थी। पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र ने बताया कि हत्या की रात उसके पिता खेत में सोए थे। देर रात उनके पास पहुंचा और सोते समय गड़ासे से उसने पिता की हत्या कर दी और साक्ष्य भी मिटा दिए।
एटा में कोतवाली नगर क्षेत्र के शीतलपुर गंजडुंडवारा बाईपास के बीच पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हो गई। पुलिस और बदमाश और पुलिस के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश सिकंदर के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश सिकंदर को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सिकंदर बड़ा बदमाश है और 25,000 का इनामी भी है। सिकंदर के ऊपर एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़ जिलों में लूट, डकैती, हत्या, पशु चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व में हुई लूट की घटना करने के बाद बदमाश सिकंदर ने सीमेंट व्यवसायी के सिर पर सरिया मारकर मोबाइल लूटा था। लखनऊ के छपरा जाने वाली उत्सर्ग एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन अपने निर्धारित समय से 40 मिनट तक देरी से चलेंगी। छपरा जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग की वजह से उत्सर्ग एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। गोरखपुर और वाराणसी से चलने वाली आधा दर्जन ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट भी किया गया है। हालांकि लखनऊ होकर छपरा जाने वाली कई ट्रेन कुछ देर से चलाई जाएंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 8 अगस्त तक 14:61 अमृतसर बनमनखी 1 घंटा 20 मिनट, 14:61 बनमनखी अमृतसर और 14:005 सीतामढ़ी आनंद विहार टर्मिनल 1 घंटे 15:77 कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस 40 मिनट की देरी से चलाई जाएंगी। वहीं 4 व 8 अगस्त को 15:71 अजमेर किशनगंज 1 घंटा 4, 5 व 7 अगस्त को 14:67 अमृतसर जयनगर 25 मिनट की देरी से चलेंगी। 3 व 8 अगस्त को 14:65 अमृतसर जयनगर 30 मिनट देरी से चलाई जाएगी। इसी तरह कई छपरा जाने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। यात्री हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर अपनी ट्रेन की जानकारी ले सकते हैं। वहीं यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की 2 ट्रेनें राजस्थान के रामगंज मंडी और बलरामपुर के तुलसीपुर स्टेशन पर भी प्रायोगिक तौर पर रुकेगी। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 19:037 19:038 अवध एक्सप्रेस का रामगंज मंडी स्टेशन पर ठहराव 1 फरवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया है। वहीं 2292/2292 बांद्रा गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस का तुलसीपुर स्टेशन पर ठहराव तय किया गया है। यह 6 महीने तक लागू रहेगा। 2292-1 बांद्रा गोरखपुर 6 अगस्त से और 2292-2 गोरखपुर बांद्रा 8 अगस्त से इस स्टेशन पर 2-2 मिनट के लिए रुकेंगी। फिरोजाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दरोगा की गोली मारकर हत्या कर देगी। बता दें कि दरोगा दहेज के एक मामले में एक गांव गया था। जांच से लौटते वक्त रास्ते में हमलावरों ने दरोगा पर ताबड़तोड़ गोली चला दी, जिससे वो वहीं पर गिर गया। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां दरोगा की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की तलाश की जा रही है, उन पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि दारोगा दिनेश मिश्रा थाना अराव में पोस्टेड थे। घटना के वक्त वो इलाके में ड्यूटी पर गए थे। इसी दौरान मिश्रा को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। ये गोली उनके सीने में लगी। दारोगा को गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां दारोगा की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि दारोगा दिनेश मिश्रा एक जांच के सिलसिले में पास के गांव गए थे। वहां से लौटते समय उनको नजदीक से गोली मार दी गई। मिश्रा मूल रूप से कन्नौज जिले के सदाहतपुर के निवासी हैं। दारोगा की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। मेरठ एसटीएफ ने नकली करेंसी को असली करेंसी में बदलने वाले गिरोह के एक सदस्य को 6 लाख की नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर शामली में गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं। मेरठ एसटीएफ को काफी समय से फेक करेंसी को असली करेंसी में बदलने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी। मेरठ एसटीएफ ने बुधवार को मुखबिर की सटीक सूचना पर शामली में इमरान के बर्फखाना स्थित ठिकाने पर छापा मारा। इस छापेमारी में इमरान के पास से 6,08,300 रुपए के नकली नोट मिले। इसमें 100 और 50 रुपए के जाली नोट है, जिन्हें इमरान ठिकाने लगाने जा रहा था। एसटीएफ को पूछताछ में इमरान ने बताया कि नफीस पुत्र मुदा, जो शामली कांदला का रहने वाला है, उसके पास ये जाली करेंसी लेकर आया था। उसने कहा था कि ये 1 लाख रुपए की जाली करेंसी को असली भारतीय करेंसी के 55,000 रुपए में सप्लाई करना है। इमरान ने बताया कि 2008 में वो नकली करेंसी के मामले में जेल भी जा चुका है। शामली कोतवाली में उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी इमरान ने बताया कि उसके पिता भी नकली करेंसी सप्लायर थे। इमरान के पिता महबूब के पाकिस्तान निवासी इकबाल उर्फ काना से संबंध थे। इकबाल पाकिस्तान से नकली करेंसी और अवैध असलहे भारत में सप्लाई करता था। इस काम में भारत में इमरान का पिता महबूब उसकी मदद करता था। महबूब भी कई बार जेल जा चुका है, हालांकि अब उसकी मौत हो चुकी है। एसटीएफ अब नफीस की गिरफ्तारी में लगी है। इमरान पर गुंडा एक्ट, एनएसए सहित अन्य गंभीर धाराओं में शामली में मुकदमा दर्ज है। यूपी में अब मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश होने से सीधे तौर पर आम जनता को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 9 अगस्त तक कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने का अलर्ट है।
मौसम विभाग के मुताबिक 4 अगस्त को पश्चिमी यूपी में अनेक स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी यूपी में कुछ स्थान पर ही गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान दोनों ही हिस्सों में 1-2 स्थान पर तेज बारिश और बिजली गिरने की उम्मीद जताई गई है। शुक्रवार को आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, बदायूं और बांदा में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, चित्रकूट, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद और हमीरपुर जिले में भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जालौन, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मेरठ में भी तेज बारिश का अलर्ट है। मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रयागराज, रामपुर, सहारनपुर, संभल, शामली और आसपास के क्षेत्र मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इसी तरह शुक्रवार को आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बांदा, बिजनौर, बुलंदशहर, चित्रकूट, इटावा और फिरोजाबाद में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हमीरपुर, हापुड़, हाथरस, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, संभल, शामली और आसपास के क्षेत्र में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 5 अगस्त को पश्चिमी यूपी में लगभग सभी स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी में अनेक स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दिन पश्चिमी यूपी में 1-2 स्थान पर बहुत तेज बारिश और बिजली गिरने की उम्मीद है। 6 अगस्त को पश्चिमी यूपी में अनेक स्थान और पूर्वी यूपी में लगभग सभी स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 7 और 8 और 9 अगस्त को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थान पर और पूर्वी यूपी में अनेक स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, जिसको लेकर सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भक्तों को भी बेसब्री से भगवान राम के मंदिर का इंतजार है और लोग दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। वहीं काशी की छात्रा प्रिया सिंह ने श्री राम मंदिर का अद्भुत मॉडल बनाकर ग्रेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बीएफए फाइनल ईयर की छात्रा प्रिया सिंह ने यह मॉडल 2726 किल के जरिए प्लाईबोर्ड पर 26 घंटों में बनाकर विश्व में नया कीर्तिमान बनाया। उसका मॉडल का उद्घाटन जिले के अपर जिला जज राकेश पांडे ने किया और सराहना की। पांडेपुर स्थित बिहार फाउंडेशन परिसर में उद्घाटन के बाद राकेश पांडे ने कहा कि यह मॉडल सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि आस्था का समंदर है। इस मॉडल में भगवान श्री राम के जीवन की प्रेरक कथाएं छुपी है। इस मॉडल से वे लोगों को श्री राम के जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। अपर जिला जज की पत्नी प्रतिभा पांडे ने भी प्रिया की सराहना की।